So work, energy and power, we are going to continue with where we stopped in the last class. There were few numericals which were remaining, and then we'll start with the collision part today. So आज हम लोग elastic collision कोशिश करेंगे करने after the numericals are done. और elastic collision को करने के बाद हम लोग basically inelastic collision है, और उसके बाद ये 1 dimension और 2 dimension दोनों होता है कोलिजन का. वो दोनों करने के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कोलिजन पे बेस्ड कर लेंगे, तो फिर हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर खत्म हो जाएगा. वर्क, एनर्जी एंड पावर के बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो जाता है. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पहले सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद रोटेशन का कॉन्सेप्ट है. तो ये पूरा एक चैप्टर ही है, तो उसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे. ठीक है. So in this question, a block of mass m initially at rest is dropped from a height h onto a spring whose force constant is k. तो हमारे पास एक ब्लॉक है, तो एक स्प्रिंग है, ठीक है. इसके ऊपर एक ब्लॉक है जो कि इसके ऊपर गिर रहा है. सो ब्लॉक ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h onto a spring. तो इसको हम लोग स्प्रिंग पे फ्रॉम हाइट h हम लोग इसको ये कर रहे हैं. तो ये जो स्प्रिंग से इसका हाइट है, दिस इज इक्वल टू h. नाउ इसका फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग का k है. जब ये इसके ऊपर गिरेगा तो ये फर्दर कंप्रेस हो जाएगा, है ना, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द स्प्रिंग इट विल गेट कंप्रेस्ड. Yeah. So when it falls down, it further compresses by a distance, let's say x. तो अब ये जो है, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे ये x हो गया. इस पोजीशन को जहाँ पे कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि जब ये इसके ऊपर गिरेगा यहाँ पे, राइट, और तब ये फर्दर जो कंप्रेस हुआ, ये वाला पोजीशन हम लोग वो पोजीशन मानते हैं जहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो. मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर से हम लोग काउंट करेंगे, तो ये रेफरेंस लाइन हो गया. यहाँ से हम लोग जो है हाइट मेजर करना शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए. और यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mg इंटू h प्लस x हो गया, राइट. नाउ find the maximum distance through which the spring will be compressed. तो ये जो mg h plus x है, ये पूरा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया हमारा स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जब ये यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा. सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग के वजह से होगा, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी के वजह से ये हो गया, और स्प्रिंग के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हाफ kx स्क्वायर हो गया. सो पोटेंशियल एनर्जी, मान लो ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, सो इसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कर लेते हैं. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी at B. Okay. So gravitational potential energy at A will be mg into h plus x. Spring potential energy at B will be equal to half into k into x square. Okay. So अब इन दोनों को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ये हमारा हो जाएगा
2mgh plus 2mgx is equal to kx square. So kx square minus 2mgx minus of 2mgh is equal to 0. So इससे अब हम लोग जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, x is equal to minus b, to means 2mg plus minus b square. So this is minus 2mg का whole square plus of 4ac. प्लस इसीलिए क्योंकि माइनस यहाँ ऑलरेडी minus 2mgh में है, तो 4 into k into 2mgh. So divided by 2a, that is 2k. So x will be equal to 2mg plus minus. So this is 2mg का whole square plus 8k mgh divided by 2k. इसको अंदर लेके चले जाते हैं. So x is equal to हमारा 2k आ रहा है, इनका k आ रहा है. तो इन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखा है, हम लोग का सही है. सो ये हमारा, सो दिस इज द आंसर बेसिकली. ठीक है, इसी को k को अगर अंदर लेके चले जाएंगे तो ये चीज दिखेगा, मतलब 2k को बेसिकली यहाँ पे गलती से ये लिखा हो, ये 2k होना चाहिए. ठीक है. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द स्टेप जिसमें लाइक हमने उनकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कर दी. देखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, राइट? तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इस पोजीशन पे जब मास रेस्ट पे था तो उसमें बस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, दैट इज mg into h plus x. क्योंकि इस पॉइंट से हम लोग हाइट मेजर कर रहे हैं तो टोटल हाइट क्या हो गया, h plus x हो गया यहाँ से, राइट? यस सर. पॉइंट पे जब ये स्प्रिंग कंप्रेस कर गया होगा उस समय तो वो मास रेस्ट पे आ गया होगा ना, पूरी तरह से मैक्सिमम कंप्रेशन के समय वो रेस्ट पे रहा होगा मास. यस सर. राइट? उस समय only energy which is present there is the spring potential energy, that is half kx square. तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करोगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल
इज इक्वल टू टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इन दोनों को इक्वेट करके हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करके सॉल्व कर ले। ओके ओके ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। Two blocks A and B are connected to each other as shown in the figure. Okay, so we have these two blocks A and B, right? They are connected to each other as shown in the figure. The pulley is frictionless and the string and the spring are massless. So pulley frictionless है यहाँ पे, और string और spring massless है. तो ये जो spring लगा हुआ और जो string लगा हुआ है ये massless है. Block B slides over the horizontal top surface of stationary block C. तो ये ब्लॉक बी जो है ये this slides over the top surface of stationary block C, and block A slides along vertical side of C, both with same uniform speed. Spring constant of spring is 1960 Newton per meter. K का वैल्यू 1960 Newton per meter है. Coefficient of friction between block B and C is 0.2. ठीक है, तो यहाँ पे जो coefficient of friction है इस पोजीशन पे, this is mu is equal to 0.2. If mass of the block A is 2 kg, calculate the mass of block B and the energy stored in the spring. तो ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखा है जिससे क्लैरिटी आती है कि both with same uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने का क्या मतलब हुआ कि अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब कि देयर इज नो एक्सेलरेशन, और कोई मतलब ये जो है इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट, अगर ये इक्विलिब्रियम में बॉडीज हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस केस में, ठीक है, तो ये 2 kg का मास है ब्लॉक वाला, इस पे एक नीचे फोर्स लग रहा है 2g, और ऊपर ये जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा kx के बराबर लगाएगा. क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? और यहाँ पे इस वाले ब्लॉक पे ये जो टेंशन है, टेंशन बेसिकली क्या है, ये जो स्प्रिंग इसको खींच रहा है, ये टेंशन किसके बराबर होगा? kx के बराबर होगा. तो ये kx है और ये रिएक्शन फोर्स mg के बराबर है. तो ये जो हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग बात करें ऊपर, तो kx क्या हो जाएगा? म्यू mg के बराबर हो जाएगा. यहाँ पे 2g इज इक्वल टू kx था. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा म्यू mg किसके बराबर हो जाएगा? 2g के बराबर हो जाएगा. ये क्लियर है सबको? यस सर. म्यू है हमारा 0.2. मास जो हम लोगों को ये m का मास निकालना है, तो 0.2 इंटू m इंटू जी इज इक्वल टू 2 इंटू जी और जी कैंसिल हो गया. So mass is equal to 2 divided by 0.2, that is equal to 10 kg. मास निकल गया. एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग निकालना है. kx is equal to, पहले हम इलोंगेशन तो निकाल लें. kx is equal to कह रहा है 2g के बराबर, तो इससे हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय k, that is 1960. 10 मत लो, फिर 9.8 ले लो, है ना? 1960 है ना, 9.2 इंटू 196 होता है, 19.6 होता है. तो ये 19.6 डिवाइडेड बाय 1960 कर लेंगे, तो ये 10 टू द पावर -2 हो गया x का वैल्यू, मतलब 0.01. ठीक है, सो 0.01 मीटर हो गया, मतलब x का वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो गया. एनर्जी स्टोर्ड करेंगे, so energy is equal to half kx square होता है. So this is half into k का वैल्यू है 1960 into x square means 0.01 का होल स्क्वायर. ये इसको कट करोगे 980. So this is 980 into 10 to the power -4, 0.098 joules. क्लियर है बच्चों? यस सर.
Arushi, are you able to hear me now? सर एक बार प्लीज कि दो इक्वेशंस कैसे निकाले हमने? क्या चीज बेटा? ये दो इक्वेशंस कैसे निकाले हमने? 1 ये and 2। ये वाला। अच्छा, यहाँ पे इसको हम लोगों ने पहले सॉल्व किया। देखो ये क्या है, दो पार्ट में बेसिकली एक स्प्रिंग लगा हुआ है ना, और स्प्रिंग के बाद एक वायर है या रोप है, और उसके साथ ये मास 2 kg का लगा हुआ है। तो अगर हम लोग इस पूरे को एक सिस्टम माने, तो स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ, मान लो हम लोग रोप पहले इसको ऐसे कर लेते हैं कि भाई एक 2G फोर्स नीचे लग रहा है और रोप टेंशन T लगा रहा है। उसके बाद स्प्रिंग को अगर हम कंसिडर करेंगे, टेंशन T इसको इधर खींच रहा है और KX इसको इधर खींच रहा है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स तो K इंटू एक्स होता है ना, तो T इक्वल टू KX है और T इज इक्वल टू 2G है, तो KX इज इक्वल टू 2G हो जाएगा। जो ये T है बेसिकली ये क्या है, ये स्प्रिंग ही तो ऊपर की तरफ इसको खींच रहा है, राइट? KX इज इक्वल टू 2G पहला इक्वेशन हो गया, और ये स्प्रिंग इस वाले ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचेगा, राइट? सो बिकॉज ये इसको नीचे खींचेगा, तो ये जो KX है, T इज इक्वल टू KX टेंशन से ये इसको इधर राइट साइड को पुल करेगा। फ्रिक्शन फोर्स इस पे पीछे की तरफ F लगेगा, विच इज इक्वल टू म्यू mg। तो ये KX किसके बराबर हो गया? म्यू mg के बराबर हो गया। क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो दोनों जो राइट साइड को फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट साइड के फोर्स के बराबर हो, है ना। यहाँ पे जो नीचे फोर्स लग रहा है वो ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके बराबर है, तो इसीलिए हम लोग इसको इस तरीके से लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस सर। सो थर्ड क्वेश्चन इज, a block of mass 5.7 kg slides on a horizontal frictionless table with a constant speed of 1.2 meter per second. So एक ब्लॉक है, इसका मास 5.7 kg है, slides on a horizontal frictionless table with a constant speed of 1.2 meter per second. V is equal to 1.2 meter per second. It is brought, और frictionless है तो स्पीड तो कम होगा नहीं। It is brought momentarily to rest by compressing a spring in its path. आके टकराया है स्प्रिंग के साथ, और स्प्रिंग जो है x डिस्टेंस से कंप्रेस हो गया, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ उस समय ये ब्लॉक जो है मोमेंटरीली रेस्ट पे आएगा। By what maximum distance is the spring compressed? तो energy conservation से initial energy is kinetic energy only in this body, half mv square, and final energy is the potential energy in the spring, that is half kx square. Okay, so total initial mechanical energy is equal to kinetic energy. Okay, so kinetic energy of block, and यही एनर्जी था इनिशियली, एंड टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, फाइनली क्या है, बस स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है और वो मास रेस्ट पे आ जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बराबर हो जाएगा ये। इन दोनों को इक्वेट कर लिया, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। सो हाफ इनटू मास जो है हमारा दिया हुआ है 5.7, v स्क्वायर मतलब 1.2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू k का वैल्यू 1500 न्यूटन पर मीटर है, x स्क्वायर, x तो निकालना है हमें, हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5.7
into 1.2 square is 1.44 divided by 1500. So this will give us 5.7 into 5.47 into 10 to the power minus 3. So x is equal to 0.0739. So this is 7.39 centimeter. So this is 7.4 centimeter. Clear है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया ना सबने? Yes, sir. अब हम लोग कोलिजन स्टार्ट करेंगे. So we define a collision as an isolated event in which two or more colliding bodies exert relatively strong forces on each other for a relatively short time. दो ऑब्जेक्ट आके एक दूसरे से टकराएगा for relatively short time, उसको हम लोग collision कहते हैं. उस प्रोसेस को हम लोग collision कहते हैं. और it is not necessary कि actual physical contact हो. मतलब एक अल्फा पार्टिकल आके बम्बार्ड करता है न्यूक्लियस पे, तो जाके उससे कोलाइड नहीं करता है. उसके पहले ही वो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उसके पहले ही ये जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है. बट उसको भी हम लोग कोलिजन कहते हैं. सो वही चीज बता रहा है कि एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कोलिजन. टू की रूल्स फॉर द कोलिजन आर कि लॉ, दो बेसिकली दो रूल्स काफी, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों का हेल्प लेके हम कोलिजन का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सो टाइप्स ऑफ कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग जो फोर्स वाला चैप्टर किए थे उसमें किए थे, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो अभी हम लोगों ने किया है. इन दोनों को यूज करेंगे कोलिजन्स के थ्योरम को प्रूव करने के लिए, मतलब कोलिजन्स वाले जो डेरिवेशंस करने के लिए या फिर न्यूमेरिकल्स को करने के लिए. तो ये दोनों लॉ इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Now there are two types of collision. So collision between particles have been divided broadly into two types. One is called elastic collision and other is inelastic collision. ठीक है? तो elastic collision वो collision है जहां पे कि दो बॉडी टकराएगा और कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगा टकराने के दौरान. मतलब जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स है, कोलाइड करने के बाद जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उसका कांस्टेंट रहता है. काइनेटिक एनर्जी वेस्ट नहीं होता है. इन इलास्टिक कोलिजन में बेसिकली जब टकराएगा तो टकराने के बाद देयर विल बी सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. सो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहता है. इन इलास्टिक कोलिजन में देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. उसके अलावा जो टोटल एनर्जी है दोनों केस में कंजर्व्ड रहेगा और लीनियर मोमेंटम भी दोनों केस में कंजर्व्ड रहता है. ओनली डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन इज कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व्ड रहता है. इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहता. क्लियर है सबको? सो अगर हम बात करें इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड और जो इन इलास्टिक कोलिजन है यहां पे काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. और अगर हम लोग और स्पेसिफिकली बात करें
so there is a loss in kinetic energy in case of inelastic collision. Clear है बच्चों? Yes, sir. अब इलास्टिक कोलिजन पे आते हैं. A collision in which there is absolutely no loss of kinetic energy is called an elastic collision. So यहाँ पे दे रखा है देखो, absolutely no loss of kinetic energy. That means the kinetic energy is conserved. So a collision in which there is absolutely no loss of kinetic energy is called an elastic collision. The basic characteristic of an elastic collision are, पहला क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये तो मैंने बोला दोनों में रहता है. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, ये भी दोनों में रहता है. इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया कि भाई द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, वहां पे नहीं होता है. द फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्सेस. इलास्टिक कोलिजन के समय कंजर्वेटिव फोर्सेस ही एक्ट होते रहना चाहिए. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो वो इलास्टिक कोलिजन कभी नहीं होगा. So forces involved during elastic collision must be conservative forces. Kinetic energy conserve है, total energy conserve है, linear momentum conserve. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग सेकंड पे आते हैं. ये पहला हो गया इलास्टिक कोलिजन. सेकंड पे आते हैं इनएलास्टिक कोलिजन. So inelastic collision क्या कहता है? Collision in which there occurs some loss of kinetic energy is called inelastic collision. ठीक है? तो अगर there is some loss of kinetic energy, it will be known as inelastic collision. If there is no loss of kinetic energy, then it is elastic collision. If there is some loss of kinetic energy, it is inelastic collision. Okay? So as there is always some loss of kinetic energy in most of the collisions, therefore collision we come across in daily life are generally inelastic. तो डेली लाइफ में तुमको कभी भी ऐसा कोलिजन नहीं दिखेगा, है ना, जिसमें कि इलास्टिक कोलिजन हो, कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो. अरे दो चीज टकराएगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड एज हीट, लाइट और यू नो इन सम साउंड. टकराएगा तो साउंड तो प्रोड्यूस होता ही है ना, वो भी तो एक एनर्जी का फॉर्म है, अपने आप तो आएगा नहीं. इसी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होता है. तो इसका मतलब क्या कि कोई भी जो रियल लाइफ में हम लोग कोलिजन देख रहे हैं, वो सारे कोलिजन जो हैं वो सब इनइलास्टिक ही हैं रियल लाइफ. ठीक है? सो इफ टू बॉडीज, आइडियल केस इलास्टिक कोलिजन का होता है, जनरल केस जो हम लोग देखते हैं वो इनइलास्टिक कोलिजन का होता है. So if two bodies stick to each other after colliding, the collision is said to be perfectly inelastic. तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन वो हुआ जिसमें देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन हुआ जहां पे कि द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मड इज कंप्लीट. मतलब देयर इज अ कंप्लीट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. मतलब कि जब टकराएगा तो टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट चिपक जाए एक दूसरे से, उसको हम लोग परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन कहते हैं. मतलब हमने एक मिट्टी को उठा के, गीली मिट्टी है उसको उठा के हमने दीवार पे फेंका और दीवार पे जाके चिपक गया, तो इसका मतलब ये क्या है? इनएलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल होगा. सो इफ टू बॉडीज स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलाइडिंग, द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इनएलास्टिक. फॉर एग्जांपल, मड थ्रोन ऑन अ वॉल स्टिक्स टू द वॉल. द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मड हियर इज कंप्लीट. मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ था, बाद में जाके वो जो है वेलोसिटी जीरो हो गया, जाके टकरा के वो वहीं पे चिपक के रह गया, रेस्ट पे आ गया. मतलब देयर इज अ कंप्लीट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो सच अ कोलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन. सिमिलरली, व्हेन एन एरो गेट्स स्टक इन अ टारगेट एंड द टू मूव टुगेदर, द कोलिजन इज परफेक्टली इनएलास्टिक. मतलब मान लो हम लोग किसी चीज को बो एंड एरो से हम लोग मार रहे हैं, तो वो बाहुबली में दिखाता था ना, ऐसे मारा और वो साथ में वो आदमी भी उड़ता हुआ चला गया, तो परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन. अरे कटप्पा को नहीं देखा था क्या? अरे कहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर का मर गया है क्या है भाई? देखा था सर. दो हो गया क्या? किसी आवाज ही नहीं आ रहा है. माधव नहीं सर, यही हूँ सर. नहीं है तो अच्छा, तू सोचने तो सपने में चला गया क्या कटप्पा भाई? नहीं सर. तो ऐसे मारे और वो जो है
दुश्मन के सेना का आदमी जो उड़ता हुआ चला जाता है, वो कौन सा राक्षस वाला कौन सा ग्रुप था, क्या नाम था उसका? मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे नहीं है। इंग्लिश है ना बेटा, इंग्लिश। हम लोग हिंदी वाले लोग सब है ना, तो हिंदी वाली मूवी देखते हैं एकदम चाव से। कोई बात नहीं। इंग्लिश मूवी हॉलीवुड में दिखाता है ना, वो टर्मिनेटर में ऐसे गोली मारता है तो गोली के साथ उड़ता हुआ आदमी चला जाता है, राइट? मोटा गोली जो मारता है तो बड़े वाले बंदूक से, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। सो बोथ द टारगेट and the bullet moves together, so then that will be a perfectly inelastic collision. So likewise, if a meteorite collides head on with the earth, it often gets buried in earth. The collision is again perfectly inelastic, है ना? meteorite है, वो आके टकराएगा अर्थ से और अर्थ के अंदर बरी हो जाता है, घुस जाता है, तो अब वहां पे वो तो रेस्ट पे आ गया, तो इसका मतलब वो perfectly inelastic collision का एग्जाम्पल। So basic characteristic of an inelastic collisions are the linear momentum is conserved, total energy is conserved. मैंने बोला था कि भाई linear momentum वहां भी conserved है, elastic collision में भी और perfectly inelastic collision में भी, मतलब inelastic collision में भी ये linear momentum conserved रहेगा, total energy conserved रहेगा। बट यहाँ पे एक important चीज ये है कि kinetic energy conserved नहीं होता है, kinetic energy is not conserved, right? Linear momentum conserved, total energy conserved, kinetic energy is not conserved, right? So obviously a part of kinetic energy is converted into some other form of energy. It may be in the form of heat, sound, etc. Some or all of the forces involved in an inelastic collision may be non-conservative in nature. तो वहां पे हमने देखा perfectly elastic collision था, तो वहां पे सारे forces conservative forces होने थे, and there was no non-conservative forces involved there. Here the forces involved in an inelastic collision, either a part of that force or some force is non-conservative, or all the forces acting is non-conservative. Okay, clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये एक टेबल बना हुआ है आपको बताने के लिए कि भाई टाइप्स ऑफ कोलिजन जो है, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगा। इन इलास्टिक कोलिजन में जाते हैं तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में भी सेम चीज, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड और काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन उसको कहते हैं जहां पे कि सोर्स और टारगेट दोनों जो है साथ में एक ही स्पीड से कोलिजन के बाद मूव करे, उसको हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। Now it should be clearly understood that total energy and linear momentum both are conserved in elastic as well as inelastic collision. However, kinetic energy is not conserved in an inelastic collision. In an elastic collision, kinetic energy is also conserved. अब एक हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग कफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी कहते हैं और ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ई हो गया हमारा कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका डेफिनेशन क्या है? इन एक्चुअल प्रैक्टिस कोलिजन्स बिटवीन ऑल रियल ऑब्जेक्ट्स आर नाइदर परफेक्टली इलास्टिक नॉर दे आर परफेक्टली इनइलास्टिक। ना तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा रियल लाइफ में, ना परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है। They are called imperfect और semi-elastic collision, है ना? कुछ पार्ट इलास्टिक कोलिजन का, कुछ पार्ट इनइलास्टिक कोलिजन का। इन दोनों के बीच में परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट इनइलास्टिक के बीच में कहीं पे ये हमारा नॉर्मल रियल लाइफ कोलिजन्स होगा। The degree of elasticity of a collision is determined by a quantity called coefficient of restitution or coefficient of resilience. तो कितना डिग्री है इलास्टिसिटी का? मतलब अगर जो ये कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर E का वैल्यू 1 हो गया मतलब परफेक्टली इलास्टिक हो गया, और E का वैल्यू अगर 0 हो गया तो उसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। और इन जनरल जो है हमारा कोई भी कोलिजन है वहां पे जो E का वैल्यू है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो 0 इज लेस एंड इक्वल टू E इज लेस एंड इक्वल टू 1 ऑलवेज, एंड व्हेन E इज इक्वल टू 0 ये हो गया हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और जब E इज इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा हमारा
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो ये बेसिकली डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी बताता है। ई जितना 1 के पास होगा मतलब उसका इलास्टिसिटी कोलिजन का उतना हाई है। So degree of elasticity of a collision is determined by a quantity called coefficient of restitution or coefficient of resilience. So coefficient of restitution or coefficient of resilience of a collision is defined as the ratio of relative velocity of separation after collision to relative velocity of approach before collision. तो मतलब कि जो E का वैल्यू है ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब होगा? टकराने के बाद ही तो सेपरेट करेगा ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस ऑफ ए कोलिजन is defined as ratio of relative velocity of separation by relative velocity of approach. याद कैसे रखोगे? E is equal to साउथ अफ्रीका, है ना? जिनको क्रिकेट पसंद है, अब जो नहीं पसंद है तो अब साउथ अफ्रीका ऐसे ही याद कर लेना। साउथ अफ्रीका मतलब सेपरेशन बाय अप्रोच, एस से सेपरेशन और ए से अप्रोच। आगे समझ? Yes, sir. So E is represented by E is equal to relative velocity of separation by relative velocity of approach. Separation after collision है, approach before collision. So if U1 and U2 are velocities of two bodies before collision, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये इनिशियल वेलोसिटी U1 से मूव कर रहा था और दूसरा ऑब्जेक्ट U2 से मूव कर रहा था, बाद में जाके ये दोनों कोलाइड कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद एक पहला ऑब्जेक्ट V1 से मूव कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट V2 से मूव कर रहा है, राइट? अब कह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो मान लो तो ये सेपरेट क्या करेगा? अगर V2 का स्पीड V1 से ज्यादा होगा तो सेपरेशन होगा। उस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? बेसिकली अगर हम लोग को वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है तो V2 माइनस V1 होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में तो सबट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो ऐड कर देते हैं अगर वैसे करना है तो। ऐसे भी हमें पता है रिलेटिव वेलोसिटी V21 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 होता है। उसी तरह रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। टकराएगा तभी जब U1 का वैल्यू U2 से ज्यादा होगा, और दोनों सेपरेट तभी होगा जब V2 का वैल्यू V1 से बड़ा होगा। तो इसीलिए सेपरेशन के लिए V2 माइनस V1 करते हैं और अप्रोच के लिए U1 माइनस U2 करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 माइनस V1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया U1 माइनस U2। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया, E का वैल्यू। So for a perfectly elastic collision, relative velocity of separation after collision is equal to relative velocity of approach before collision. अगर perfectly elastic collision है तो relative velocity of separation और relative velocity of approach same है, तो उस केस में E का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। For a perfectly inelastic collision, अगर inelastic collision है तो separation after collision 0 हो जाएगा। हमने बोला कि इनइलास्टिक कोलिजन तब होगा जब V1 इज इक्वल टू V2, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करे कोलाइड करने के बाद। तो सेम वेलोसिटी से अगर कोलिजन के बाद मूव कर रहा है मतलब V1 माइनस V2 क्या हो गया? 0 हो गया। तो V2 माइनस V1 0 हो गया, तो E का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो E का वैल्यू 1 है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. For all other collisions, E lies between 0 and 1, है ना? So E का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, बाकी सारे collision के लिए E का वैल्यू lies between 0 and 1. Okay. So for all other collisions, E lies between 0 and 1. So that means 0 is less than E is less than 1. ठीक है?
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ई, हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं ई का वैल्यू, खासकर ये एक्सपेरिमेंट वगैरह पे उन सब बच्चों को फोकस करना है जो केवीपीवाई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछी जाती हैं, तो आप लोग जहां भी एक्सपेरिमेंट देखें उसको डिटेल में पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बुक्स वगैरह में ढूंढ ढूंढ के। सो डिटर्मिनेशन ऑफ ई क्या है? लेट अस टेक टू स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ मासेस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। तो एक छोटा सा स्फीयर हमने लिया और एक बड़ा स्फीयर लिया। कैपिटल एम छोटे एम वाले से बड़ा है, रेस्पेक्टिवली सस्पेंडेड एज सिंपल पेंडुलम्स फ्रॉम अ कॉमन सपोर्ट। एक कॉमन सपोर्ट से दो सिंपल पेंडुलम को हमने ये कर लिया। Now in the normal position of rest, the two spheres are in light contact with each other. मतलब कि ये अगर रेस्ट पे है तो दोनों लाइटली कॉन्टैक्टेड है, मतलब ऐसे ये दोनों का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के हैंगिंग पोजीशन का डिस्टेंस, ये इनके दोनों के रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे कि दे आर इन लाइट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। लेट द स्फीयर ए बी डिस्प्लेस्ड टू अ हाइट h एंड रिलीज्ड फ्रॉम देयर। तो हम लोग ये स्फीयर ए को यहाँ पे लेके जाते हैं हाइट h तक, और यहाँ से हम लोग रिलीज करते हैं। सो लेट द स्फीयर ए बी डिस्प्लेस्ड टू अ हाइट h एंड रिलीज्ड फ्रॉम देयर। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय स्फीयर ए जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग स्फीयर बी इज u1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। ठीक है, तो इसको हम लोग h हाइट तक लेके जाते हैं, है ना। और यहाँ पे जो हमें पता है कि ये जस्ट जब टकराने वाला होगा, हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर रिलीज करते हैं तो जितने हाइट से ये गिर रहा होता है तो उस समय वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh होता है। पता है ना सभी को, ये हम लोगों ने किया हुआ है, राइट। सीधे इसको यूज कर लो ना, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh अगर हो जाता है, mm कट जाएगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो गया, और v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh हो गया। क्लियर है ना? तो ये जो h हाइट से अगर हम इसको छोड़े हैं तो ये आके यहाँ पे जब आएगा तो उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2gh1। और ये जो v2 है, सो ऑन कोलिजन ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी रूट अंडर 2gh। एज b इज इनिशियली एट रेस्ट, दैट इज u2 0 था। कोलाइड करने के बाद मान लो a वापस h1 हाइट तक जाता है और b आगे h2 हाइट तक जाता है। तो a अगर h1 हाइट तक जाता है तो उसमें जो वेलोसिटी टकराने के बाद v1 फाइनल वेलोसिटी जो रहा होगा, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh1, और इस पे जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v2 रहा होगा, दैट इज रूट अंडर 2gh2। u2 तो हमें पता ही है 0 है। अब अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालें, v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2 होता है, ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। हम लोगों ने इसको मेजर कर लिया एक्सपेरिमेंटली, तो रूट अंडर 2gh2 माइनस 2gh1 बाय 2gh माइनस 0 हो गया, तो यहाँ पे रूट अंडर h2 माइनस h1 बाय रूट h हो गया। ये e का वैल्यू हो गया। हम लोग एक्सपेरिमेंटली h1 h2 और h को निकाल लेते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूट करके e का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. नाउ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आता है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन या फिर इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। टू डायमेंशंस के क्वेश्चंस सीबीएसई लेवल पे तो नहीं आएंगे या आईसीएसई लेवल पे नहीं आएंगे, आईएससी लेवल पे। हाँ, जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको टू डायमेंशन वाला भी आना चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग वो सब क्वेश्चंस जो है जो डिफिकल्ट वाले वो उधर वीकेंड क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दैट विल बी मोर ऑफ यू नो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाले क्वेश्चंस ज्यादा डिस्कस करेंगे। सो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन मतलब कि पहले एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट एक ही लाइन में मूव कर रहा था इनिशियली, टकराने के बाद भी स्ट्रेट उसी लाइन में मूव करेगा, तो मतलब वन डायमेंशन है, एक ही लाइन में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, कोलिजन के बाद भी और कोलिजन के पहले भी, तो इसको इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कहेंगे। और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का होने के लिए जो क्राइटेरिया ये है
कि जो इनका जो सेंटर्स हैं, इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये दोनों इन लाइन होना चाहिए। अगर ये सेंटर इन लाइन नहीं है तो कभी भी कोलिजन वन डायमेंशन का नहीं होगा। It involves two bodies moving initially along the same straight line against each other without loss of kinetic energy and continuing to move along the same straight line after collision. So मान लो ये M1 वाला U1 स्पीड से मूव कर रहा था, M2 जो है U2 स्पीड से मूव कर रहा है, ये दोनों आके कोलाइड किए। क्यों? क्योंकि U1 का वैल्यू U2 से ज्यादा है। कोलाइड करने के बाद ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, M1 का स्पीड V1 हो गया और M2 का स्पीड V2 हो गया। So suppose two balls A and B of masses M1 and M2 are moving initially along the same straight line with velocities U1 and U2. When U1 is greater than U2, relative velocity of approach before collision is equal to U1 minus U2. So velocity of approach क्या हो जाएगा, U1 minus U2 हो जाएगा. So therefore the two balls collide. Let the collision be perfectly elastic. Now after collision, suppose V1 is the velocity of A and V2 is the velocity of B along the same straight line. When V2 is greater than V1, the bodies separate after collision. अगर V2 सेकेंड वाले का स्पीड ज्यादा होगा फर्स्ट वाले से, तो मतलब ये कोलिजन के बाद वो सेपरेट करेगा। ठीक है। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो V2 माइनस V1 हो गया। लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स बिफोर कोलिजन, इनिशियल वेलोसिटी U1 था M1 का और इसका U2 था, तो M1 U1 प्लस M2 U2 कर लेंगे तो हम लोगों को टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन पता चल गया। उसके बाद लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन M1 V1 प्लस M2 V2 कर लेंगे। अब बिकॉज लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, सो एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है। अब हम लोग M2 का वैल्यू, आप क्या करो, ये U2 को इधर कर लो, शिफ्ट कर लो, और V1 वाला जो है इसको इधर शिफ्ट कर लो। सो M2 इंटू V2 माइनस U2, हम लोगों ने M2 को कॉमन ले लिया यहाँ और M1 को कॉमन लिया U1 माइनस V1। ये पहला इक्वेशन हो गया। लेट अस टेक दिस फर्स्ट इक्वेशन। नाउ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन, बिकॉज ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करेंगे, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर, and total kinetic energy after collision is half M1 V1 square plus half M2 V2 square. Kinetic energy is also conserved, so total initial kinetic energy is equal to total final kinetic energy. इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमारे पास आएगा, इन दोनों को इक्वेट कर दो, हाफ M1 V1 स्क्वायर इज प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर इज हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल कर लो, हाफ हाफ कैंसिल कर लो, और ये V2 के साथ U2 को ले आओ तो V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर हो गया, प्लस U2 स्क्वायर अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस U2 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस V1 स्क्वायर जब RHS में आएगा तो माइनस V1 स्क्वायर हो गया। अब M2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर इज M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हमारा जो मोमेंटम वाला इक्वेशन था वो था M2 इंटू V2 माइनस U2 इज इक्वल टू M1 इंटू U1 माइनस V1। इन दोनों को, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ये M2 कैंसिल हो गया, M1 कैंसिल हो गया। V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर को V2 प्लस U2 इंटू V2 माइनस U2, यहाँ V2 माइनस U2, ये दोनों कैंसिल हो गया। U1 प्लस V1, U1 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस V1, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है। अब V2 प्लस U2 क्या हो गया, U1 प्लस V1 हो गया। अब हम लोग V1 को इधर लेके आ जाएंगे तो V2 माइनस V1 इज U1 माइनस U2, है ना। U2 को इस तरफ ले आए और V1 को इधर लेके चले। Hence in one dimensional perfect elastic collision, relative velocity of separation after collision is equal to relative velocity of approach before collision। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम लोगों को पता है कि जो coefficient of restitution है
वो v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2 होता है, बट ये दोनों तो इक्वल है यहाँ पे, तो ये कैंसिल होके e का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया. सो दैट मीन्स फॉर इलास्टिक कोलिजन द वैल्यू ऑफ e इज इक्वल टू 1. So hence coefficient of restitution or resilience of a perfectly elastic collision in one dimension is unity. ठीक है, तो one dimension में coefficient of restitution is equal to 1. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. So we'll stop here today. इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थोड़ा सा रह गया है इलास्टिक कोलिजन का